आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां। भारत नदियों से एक परिपूर्ण देश है। बहुत सारी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो नदियों से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नदियों से कुछ बेसिक क्लियर करेंगे और समझेंगे कि भारत में नदियां किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। तो मैप के जरिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनको हम लोग दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो रहेगा वो हिमालयी नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी से तात्पर्य है यह है कि जो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं उसे हम लोग हिमालयी नदी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी उसे कहते हैं जो प्रायद्वीपीय भाग में, भारत का वह क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां जो निकलती हैं उससे उसी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इनका प्रवाह तंत्र किस प्रकार से है और समझेंगे इनसे कुछ बेसिक चीजें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि नदियों में जल कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है। तो दो प्रकार से आता है। अगर हिमालयी नदियां हैं तो हिमालय की नदियों से जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो जब ग्लेशियर्स पिघलता है तो पानी का रूप धारण करता है और नदियों में जल प्रवाहित होने लगता है। और मानसून से, पौधों द्वारा लाया गया जो मानसून होता है, जो वर्षा होती है उसके माध्यम से, ठीक है। तो दो प्रकार से ग्लेशियर्स और मानसून के जरिए नदियों में जल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र, यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियरों के पिघलने से जो नदी निकलती है वो उनमें से सिंधु नदी, ठीक है, जो इस तरफ देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है और पाकिस्तान में आ जा रही है और अरब सागर में अपना चली जा रही है, तो ये सिंधु नदी हो गई। और जो चेमा युंगुन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद मानसरोवर झील से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है, जो सबसे लंबी नदी है। भारत की लंबी नदी नहीं है लेकिन इन नदियों से लंबी है। तो मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और राक्षसताल झील से, इसे हम या तो राक्षस ताल भी कहते हैं, यहाँ से जो नदी निकलती है उसे हम लोग सतलज नदी कहते हैं, जो भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आज इन्हीं नदियों को समझेंगे और इनकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में समझेंगे। और हिमालय से और भी कुछ नदी जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हिमालय जो तीन नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं वो सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है, जहाँ पर बृहद हिमालय है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, वहां पे ये सारी नदियां निकलती हैं, तीनों नदियां। और ये तीनों नदियां जो हैं ये इंटरनेशनल नदी है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी का मतलब हो रहा है कि ये नदियां, सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, वो चीन से निकल रही है, ठीक है। चीन होते हुए फिर कहाँ पे जा रही है, वो भारत जा रही है, ठीक है। और भारत से फिर वो कहाँ पे चली जा रही है, पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु नदी इंटरनेशनल नदी हो गई। और उसके बाद सतलज नदी भी देखिए वो भी कहाँ से निकल रही है, चीन से, और चीन से फिर वो भी भारत में प्रवेश करती है और भारत से निकल कर फिर वो पाकिस्तान में आ जा रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए
ये भी चीन से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अर्थात भारत में प्रवेश कर रही है। तो ये भी चीन होते हुए फिर ये भारत में प्रवेश कर रही है, और इसके बाद भारत में प्रवेश करते हुए फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है बांग्लादेश में। तो ये तीनों नदियां जो है हमारा वो अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नदियां, ऐसी नदियां जो हैं, ये जो ग्लेशियर से निकल रही हैं तिब्बत वाले क्षेत्र से, ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां से आशय यह होता है कि जब हिमालय पर्वत जब नहीं था उसके पहले भी ये नदियां वहां से प्रवाहित होती थी। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, लेकिन कालांतर में जब हिमालय पर्वत का जब उत्थान होने लगा तो ये नदियों ने क्या किया? अपना रास्ता नहीं बदला। ठीक है, कैसे? देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि जब यहाँ पर हिमालय का उत्थान हो रहा था तो ये नदियां क्या हुई? जब सामने हिमालय पर्वत जब उत्थान होने लगा, इनके मार्ग में जब बाधा होने लगा, तो ये नदियां उनको क्या करने लगी? काटने लगी। धीरे धीरे काटते काटते एक गहरे खाई नुमा स्थान बना दिया, जिसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। गार्ज कहते हैं या कैनियन भी कहते हैं। वैसे कैनियन गार्ज से भी काफी गहरा होता है, खाईनुमा होता है, तो ये गार्ज होता है। मतलब कि पहाड़ों के बीच से, मतलब दो पहाड़ों के बीच से ये नदियां प्रवाहित होती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, और उसको किस प्रकार से कर देती है? देखिए, नदियां यहां से निकलने लगती हैं, इनको काट देती है बीच में से, इनको उठने ही नहीं देती हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ये देखिए गहरी खाई का निर्माण हो गया। तो ऐसे ही गहरी खाई को हम लोग क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी जो है वह जब चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से जब ये निकलती है और भारत में जब ये प्रवेश करती है, तो यहाँ पर गिलगित वाले स्थान पर, गिलगित के समीप, गिलगित पर ही नहीं, गिलगित के समीप, ठीक है, गिलगित के समीप वहीं पर क्या करती है? एक सिंधु गार्ज बनाती है। एक गार्ज बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु गार्ज। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही बनाती है यहाँ पर गिलगित वाले, गिलगित के समीप। मतलब कि अपने आने वाले मार्ग में जो भी अवरोध होता है तो उसको क्या करती है? नदियां उसको काट देती हैं। तो सिंधु नदी जो है वह क्या किया है इसने कि यहाँ पर वैसे हिमालय का पूरा ये विस्तार है, तो हिमालय की जो श्रृंखला यहाँ पर है वहीं पर इसने क्या कर दिया है? कुछ ऐसा ही गहरी खाई का निर्माण कर दिया है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? गार्ज करते हैं या कैनियन करते हैं या आई आकार की घाटी भी करते हैं। आई आकार की घाटी भी करते हैं, ऐसे घाटी का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सिंधु गार्ज कहाँ पर है? तो वह गिलगित के समीप है। इसी प्रकार हमारा जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी जब इस मानसरोवर झील से जब निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में जब वो प्रवेश करती है, तो यहीं पर वो क्या करती है? ऐसा ही गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसे ही एक घाटी का निर्माण करती है जिसे हम लोग दिहंग गार्ज कहते हैं। ठीक है, दिहंग गार्ज कहते हैं। और सतलज नदी भी राजस्थान से जब निकलती है, भारत में जब प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, तो यहीं पर सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हुआ जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि सिंधु गार्ज कहाँ पर है और दिहंग गार्ज कहाँ पर है और सिपकिला गार्ज, और ये किन किन नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आइए
इससे कुछ जुड़े हुए और भी बेसिक चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए कि जो चेमा युंगू ग्लेशियर से जो सिंधु नदी निकलती है और भारत में जब प्रवेश करती है और प्रवेश करते हुए यहाँ से नंगा पर्वत है, हिमालय पर्वत का एक पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, एक पर्वत है जिसे नंगा पर्वत कहते हैं, वहीं से यह मुड़ जाती है और पाकिस्तान होते हुए यह अपना अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी की वह 2880 किलोमीटर की है। ठीक है, कितना 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से बहुत सारी नदियां जो हैं वो क्या करती हैं, सहायक नदियों के रूप में अपना जल गिरा देती हैं बाएं तट पर। ठीक है, कौन से तट पर, बाएं तट पर। कैसे, जैसे मान लीजिए नदियों का प्रवाह जो है ऐसे है, तो दाहिना तट इस तरफ होगा और बायां तट इस तरफ होगा। तो इस तरफ अगर नदियां बह रही है, ये नदी यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, तो इसका बायां तट इधर होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी बड़ी नदी का सहायक नदी किस तट पर जाकर मिलती है। तो इसमें से बहुत सारी नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं और इन सारा नदियों का पानी सिंधु नदी लेकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो देखिए यहाँ पर कश्मीर व जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से झेलम निकलती है और हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश से ही रावी नदी निकलती है और ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये व्यास नदी है। तो व्यास नदी जो है वह सतलज नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि राजस्थान से सतलज नदी निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करते हुए वह सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, वह इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो है लंबी में से वह सतलज नदी है और व्यास जो नदी है वह सतलज में आके मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर की नदियों से हम लोग देखते आ रहे हैं। देखिए झेलम नदी जो है वो कश्मीर से निकलती है और ये देखिए ये बॉर्डर लाइन से चलती है, मतलब कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, मतलब कि झेलम नदी के इस तरफ हिंदुस्तान और झेलम नदी के इस तरफ पाकिस्तान। ठीक है, और यह पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए चिनाब नदी से मिल जाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से एक दर्रा है, वहीं से निकलती है चिनाब नदी और भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो झेलम नदी आकर यहाँ पे इससे मिल जाती है, अपना जल जो है इसको मिला देती है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो रावी नदी है, हिमाचल प्रदेश से ही रावी नदी भी क्या करती है, वह चिनाब नदी में आके मिल जाती है पाकिस्तान में। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ही व्यास नदी निकलती है। तो व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती रहती है, तो व्यास नदी जो है वह पाकिस्तान नहीं जाती है, वह सतलज नदी से हिंदुस्तान में ही, मतलब भारत में ही आके मिल जाती है। और कौन से वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। भारत का पंजाब राज्य जो है वहीं पर ये अपना जल क्या कर देती है, वह गिरा देती है। पंजाब में कपूरथला एक स्थान है, कपूरथला के पास में हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी से आकर मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आइए कुछ और भी देख लेते हैं। अब इन नदियों से कुछ समझौता भी हुआ था जिसे सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी जल समझौता, ये क्या था, ये अभी बताते हैं आपको।
सिंधु नदी जल समझौता सन 1960 में, 1960 के टाइम पर सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था इसमें, क्या समझौता हुआ था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां मतलब सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों के पानी का 80% जल वह पाकिस्तान यूज करेगा उसको, ठीक है, उसे पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल जो है वह भारत इस्तेमाल करेगा। ये 1960 में एक समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के थे उस टाइम पे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, ठीक है। रावलपिंडी में ही समझौता हुआ था। उसमें यह तय किया गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का, देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल वह कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। ये समझौता में तय हुआ था, करार हुआ था। और क्या हुआ था, और उसके बाद जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, तो रावी, व्यास, सतलज का जो पानी रहेगा वो 80% भारत यूज करेगा। समझौता में ये भी हुआ था कि रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का पानी 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ऐसा सिंधु नदी जल समझौता में हुआ था रावलपिंडी में वर्ष 1960 में। सिंधु नदी भारत में बहुत ज्यादा इसका मतलब प्रवाहित नहीं होती है, बहुत ज्यादा इसकी लंबाई नहीं है भारत में, ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में ही प्रवाहित होती है। और ये इसकी जो लंबाई है कुल टोटल वो 2880 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये तो हुआ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी के बारे में चर्चा। और आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो इस नदी के किनारे पे वो सभ्यता मतलब था एक टाइम पे, तो ये वही नदी की बात किया जा रहा है यहाँ पर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत वाले क्षेत्र से ही मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर यह मुड़ जाती है नामचा पर्वत से। नामचा पर्वत आती है तो नामचा पर्वत से यह मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए, आसाम होते हुए वह बांग्लादेश में आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। जब यह गंगा नदी, जब यह, सुनिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि जब यह चीन में प्रवाहित होती है तो इस नदी का नाम क्या रहता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है चीन में ब्रह्मपुत्र को। और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। और जब यह नदी भारत से निकलकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी, ठीक है। और जमुना नदी, और इस यहाँ से जब हमारा गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करके जब जमुना नदी से मिलती है, मतलब गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से कहलाती है, पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब आपस में मिलते हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो वह कौन सी नदी कहलाती है, मेघना नदी। और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए
जब यह ब्रह्मपुत्र नदी जब आसाम वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इसका अपवाह तंत्र और ये काफी चौड़ी है, तो इसलिए यह भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर वह क्या करती है, असम वाले क्षेत्र में ही वह एक द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, द्वीप जानते ही हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माजुली द्वीप यह एक नदी का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है, नदी द्वीप, द्वीप नहीं कहेंगे इसे, नदी द्वीप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यह नदी में द्वीप बना हुआ है, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो काफी बड़ा है, तो इसलिए यह भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। और असम वाले क्षेत्र में ही, असम में ही एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। यह भारत का एक बहुत बड़ा नदी द्वीप ही न होकर यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और कहां पर है, तो वह है माजुली नदी द्वीप और असम वाले क्षेत्र में है। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं इससे। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वह कितनी है, 2900 किलोमीटर की है। वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन ये 2900 किलोमीटर मानसरोवर से लेकर बांग्लादेश तक इसकी कुल लंबाई है 2900, लेकिन भारत में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह काफी कम है, वह ज्यादा नहीं है, वह लगभग 915 किलोमीटर के रेंज तक का ही है, तो इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। हाँ, भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाएगा तो वह ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है, तो ये नदी जब हमने बता दिया कि जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और जब ये पद्मा से मिलती है तो यह इसकी संयुक्त धारा जो आगे बढ़ती है वो मेघना कहलाती है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ बेसिक चीज था। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का सबसे पवित्र नदी है, जो कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना जैसे बड़े बड़े शहर जो हैं इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इससे कुछ बेसिक चीजें और समझते हैं गंगा नदी का प्रवाह किस प्रकार से है। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड क्षेत्र से एक ग्लेशियर है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री, और वहीं पर एक और ग्लेशियर है जिसे सतोपथ ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, सतोपथ। गंगोत्री और सतोपथ से दो नदियां निकलती हैं। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपथ से अलकनंदा। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। जब दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और अलकनंदा और आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग एक स्थान है उत्तराखंड में, वहीं पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और इसकी जो संयुक्त धारा जो बढ़ती है आगे, वही क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। यहीं से हम इसे गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक बार और बता दे रहा हूं, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में दो ग्लेशियर्स हैं, गंगोत्री और सतोपथ। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा ग्लेशियर निकलती है। ठीक है, और ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और उसकी जो संयुक्त धारा है वही क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो देख लेते हैं। तो हिमालय के ग्लेशियरों से यह जब निकलती है पर्वतीय क्षेत्रों से, तो सबसे पहले वह
मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, हरिद्वार में वह सबसे पहले मैदानी वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके पहले तो वहां पे पहाड़ियां रहती हैं, पहाड़ियों से वह निकलती रहती हैं। जब वह नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है उसके बाद यह आगे की तरफ बढ़ती है और भारत के मैदानी क्षेत्रों को बहुत सारे यहाँ के किसान लोग मैदानी क्षेत्र में इस नदियों से अपना खेती भी करते हैं। तो देख लेते हैं किन किन राज्यों से गंगा नदी हमारा प्रवेश करती है। तो कुल 5 राज्यों से यह गुजरती है, जो है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में भी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जब यह पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचती है तो इसकी जो धारा है वह 2 भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसकी जो धारा है वह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये धारा भागीरथी के नाम से फिर से कहलाने लगती है और ये भागीरथी आके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये पद्मा और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में आती है तो जमुना हो जाती है। तो जमुना नदी और पद्मा नदी ये दोनों मिलकर मेघना नदी बनाती है। ठीक है, इसे मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल से इसकी 2 धारा हो जाती है। 2 धारा क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या होता है इसको समझिए पहले कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती हैं और सांप लाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वह विसर्ग बनाने लगती हैं, कुछ इस प्रकार से होने लगती हैं। क्योंकि उनका ढलान जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए नदियां क्या होती हैं, धीरे धीरे चलने लगती हैं। ठीक है, और अपने साथ जो मिट्टी भी लाई जाती है वो भी उनके गति में अवरोध का कारण बनता है, जो नदियों को स्लो कर देती है। तो इस तरीके से वो विसर्पण करने लगती हैं ऐसे। ठीक है, कुछ विसर्पण सांप के जैसा। ठीक है, तो फिर जब नदियां ला के अपनी मिट्टी और गाछ को जब छोड़ने लगती हैं, जमा करने लगती हैं, तो वहीं से इनका मुहाना बनने लगता है। कई 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती हैं तो बहुत सारा धारा उसका बन जाता है। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल से इसकी 2 धारा बन जाती है। कैसे देख लीजिए, ये भागीरथी और ये जो है वो हुगली नदी में हो जाती है। जो बड़ी हुगली नदी जो कलकत्ता, इस हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो हुगली नदी वो भागीरथी तो बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली नदी कलकत्ता होते हुए प्रवेश कर जाती है। और यही हमने पढ़ाया था कि जो हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं से एक दामोदर नदी निकलती है जो आके हुगली नदी से क्या हो जाती है, मिलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में प्रवेश कर जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और ये नदी आगे चल के फिर वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब और कुछ देख लेते हैं कि जब ये नदियां जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा। ठीक है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो
डेल्टा आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि डेल्टा क्या है। जब पहाड़ों से नदियां अपने साथ मिट्टी को अपने साथ लेके आने लगती हैं तो यहाँ पर फिर वो जमा करने लगती हैं। जब वो अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं, जब अपना जल वो गिराने वाले कगार पे पहुंच जाती हैं तो मिट्टी को क्या करने लगती हैं, जमा करने लगती हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे होता है, लाखों करोड़ों वर्ष से ये चला आ रहा है। तो ये धीरे धीरे मिट्टी को जमा करने लगती है, तो इनकी कई सारी शाखाएं बन जाती हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये मुख्य नदी है और इनमें से कई सारी शाखाएं निकलने लगती हैं, धाराएं निकलने लगती हैं कुछ इस प्रकार से। और ये बीच बीच में जो ये गैप दिख रहा है इसमें वो जो मिट्टी टाइप रहती है वो भरा पड़ा रहता है, कुछ ऐसा पेड़ की शाखा की तरह कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यही क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन क्यों कहते हैं सुंदरवन, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं वो मैंग्रोव होते हैं। ठीक है ना, मैंग्रोव जो देखने में काफी खूबसूरत भी लगता है, तो उसी के नाम पर यह सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। ठीक है, मैंग्रोव वन किस प्रकार से है, ये दलदली टाइप की जमीन यहाँ पर होती है और देखिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। मान लीजिए ये मैंग्रोव है, ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो यू टर्न लेके क्या कर देती हैं, वो बाहर निकल आती हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, और ये बाहर निकल आती है। इसलिए इसमें चलने में आप अगर पैदल चलेंगे तो आपको चलने में काफी दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो इनकी जो जड़ें जो बाहर निकली रहेगी वो आप लोगों को चलने में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से वहाँ मैंग्रोव वन में कुछ इस प्रकार से इनकी जड़ें होती हैं, काफी मतलब भयानक भी है और देखने में भी काफी सुंदर है, अच्छा भी लगता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो इस प्रकार से हैं। अब देख लीजिए कि गंगा नदी से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से आकर मिलती हैं। ठीक है, ये यमुना नदी है जो यहीं से उत्तराखंड से यहीं पर एक ग्लेशियर है बंदरपूछ नामक स्थान से ये हमारा गंगा नदी के प्रयागराज में इलाहाबाद में आके मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, जिसे संगम, जहाँ पे संगम आप जानते हैं इलाहाबाद गए होंगे तो संगम स्थान है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, उसी को हम लोग संगम के नाम से भी जानते हैं जो प्रयागराज में है। तो ये यमुना नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है वह 25 किलोमीटर है और वही यमुना की लंबाई जो है वह 1365 किलोमीटर तक की है। तो यदि आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो होगा गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो वो है यमुना नदी। तो वैसे यमुना नदी से बहुत सारी नदियां भी आके इन पठारों से, मालवा के पठार से निकलती हैं जो आके यमुना नदी से मिल जाती हैं। केन है, चंबल है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो आके यमुना नदी से मिलती हैं। और उसके बाद मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक पहाड़ी जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसी में अमरकंटक पहाड़ी से जो नदियां निकलती हैं वो जाके गंगा नदी से मिल जाती है, जिसमें से सोन नदी है जो पटना के समीप सोन नदी जाके गंगा से मिलती है। तो कई सारी नदियां हैं गंगा की, इसका अपवाह तंत्र काफी बड़ा है। बहुत सारी नदियां हैं जो सहायक के रूप में से मिल जाती हैं। सहायक नदियां का तात्पर्य यह होता है कि कुछ नदियां जो होती हैं जो नदियों से आके मिल जाती हैं और वो अपना जल मुख्य नदी अपने साथ लेकर वह सागर महासागर में गिराती है। नदियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह अपने साथ छोटी नदियां को साथ में लेकर चलती हैं और अपने से बड़े जलाशयों में जाकर मिल जाती हैं। तो दो बड़े जलाशय हैं, इस तरफ हम जानते हैं कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ अरब सागर है। तो सिंधु नदी अरब सागर में आती है और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में अपना चली जाती है।
तो ये कुछ बेसिक चीजें था जो मैंने नदियों का चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब आगे के वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।